मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो भी आपकी पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाओं को लेकर अभी तक उन्होंने कोई बहुत क्लैरिफिकेशन स्पष्ट रूप से नहीं दिया है, लेकिन अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस समय आपकी जो पढ़ाई है उससे ज्यादा बड़ी परीक्षा जो है आपके धैर्य की है। अपने धैर्य को और अपनी जो कंटिन्यूटी है, जो परीक्षा के लिए आपकी तैयारी है, उसको आप लगातार मेंटेन रखेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। केवल रोल नंबर आपका छपने भर की देर है। आप केवल इसी भावना के साथ अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा। और हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत थोड़ा सा सरल प्रश्नों से है, तो देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न निकल के आएंगे। और सरल प्रश्न है, वक्राकार ईंटें यानी कि कर्व्ड सरफेस ब्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे कहा गया है कि कर्व्ड सरफेस्ड ब्रिक्स है ना, कहां से मिलती हैं और कहां से, वो नगर कौन सा है जहां की ईंटों पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जब ईंटें धूप में सूखने के लिए बिछाई गई होंगी तो उस पर कोई बिल्ली दौड़ी होगी और किसी कुत्ते ने उसका पीछा किया होगा। और प्रश्न देखते ही आपको जवाब बिल्कुल सही नजर आएगा, और वो है चंगदड़ो। ठीक है, कर्व्ड सरफेस ब्रिक्स की बात आ रही है ना, तो चौंदड़ो है। और अगर ये कहते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, तो आपको पता है वो कालीबंगा है, यानी कि प्रतिच्छेदी वृत्त अलंकरण से युक्त इष्टिकाएं। ऐसा प्रश्न आया है कि वो अलंकृत ईंटों के साक्ष या टाइल्स की संकल्पना के साक्ष कहां से मिलते हैं, तो इट इज इन कालीबंगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जो ईंटें हैं वो मानकीकृत हैं, लेकिन ये भी पूछा गया है कि ये बताइए सबसे बड़ी ईंट किस नगर से मिलती है, तो जवाब आपको पता है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। सबसे बड़ी ईंटों का प्रयोग मोहनजोदड़ो से, कर्व्ड सरफेस ब्रिक्स चौंदड़ो से, और अलंकृत ईंटें या फिर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स वाली प्रतिच्छेदी वृत्त अलंकरण वाली जो ईंटें हैं वो कालीबंगा से हैं। तो फिलहाल अगले प्रश्न को देखिएगा, कालीबंगा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी है? कालीबंगा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी है? ऑप्शंस पहले थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है पशुपति, मुहर और मनके। बहुत सारे प्रश्न डिस्कस हो जाएंगे, उत्तर आपको हो सकता है पता लग जाए। तो पशुपति शिव की जो मुहर है वो मोहनजोदड़ो से है। मनकों के जो साक्ष्य हैं, बेसिकली मन का निर्माण जो कार्यशालाएं हैं, वो आपको पता है लोथल और चंदड़ो से है। नटराज शिव की जो संकल्पना है वो हड़प्पा से है, पता है आपको, और मिट्टी का हल पड़ावली से है। मतलब ये सारे ऑप्शन हो नहीं सकते। जुता हुआ खेत यानी कि मिश्रित खेती का प्राचीनतम नमूना, और निचले नगर की जो किलेबंदी का जो कॉन्सेप्ट है वो इट इज इन कालीबंगा। नगर का त्रिविभाजन आपको पता है कि वो धौलावीरा की संकल्पना है। ठीक है, लिपि के अंकन वाला जो साइन बोर्ड है ये भी धौलावीरा से। एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न डिस्कस कर दिए। तो कालीबंगा की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको दिखाई पड़ रही है वो जुता हुआ खेत है, मिश्रित खेती का प्राचीनतम नमूना है, और निचले नगर की किलेबंदी के जो संकल्पना है वो मिलती है। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विश्व प्रसिद्ध सूक्ति यतो धर्म स्ततो जय, अर्थात जहां पर धर्म है वहीं पर विजय है, अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है का प्रतिपादन कहां मिलता है? मुझे लगता है कर पाएंगे ऋग्वेद, महाभारत, मुंडक उपनिषद और विष्णु पुराण। गलती मत करिएगा, जल्दबाजी हो सकती है, मुंडक उपनिषद लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर है, यतो धर्मस्ततो जया महाभारत में है। मुंडक उपनिषद में सर क्या है, वो सत्यमेव जयते हैं, सत्य की विजय होती है। ध्यान रखिएगा, हमारा राष्ट्रीय ध्येय वाक्य जो सत्यमेव जयते हैं वो मुंडक उपनिषद में है। मुझे उम्मीद है आप ठीक ठाक ढंग से चीजों को समझ रहे होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिएगा और ये पढ़िएगा। प्रसिद्ध जो जैन धर्म का जो पर्व है पर्युषण पर्व, अब देखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के द्वारा अलग अलग दिनों में मनाया जाता है, अलग अलग दिनों तक मनाया जाता है।
तो ये ऑप्शंस आपके पास है यहाँ पर, श्वेतांबर 8 दिन, दिगंबर 10 दिन, श्वेतांबर एवं दिगंबर समान रूप से 18 दिन, श्वेतांबर 10 दिन, दिगंबर 8 दिन, या फिर श्वेतांबर 18 दिन और दिगंबर 10 दिन। अब आप देख करके, हो सकता है क्योंकि ये प्रश्न एक बार आया है और 18 दिन की बात आई है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, गलती ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन चुन लें। यहाँ पर श्वेतांबर 8 दिन मनाते हैं और ध्यान रखिएगा दिगंबर 10 दिन मनाते हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है और ये भारतीय कला वाली जो एनसीईआरटी है उसमें विशेष तौर पर ये दिया हुआ है। आगे देखिएगा, थोड़ा सा डिटेल है यहाँ पर, विशेष तौर पर 10 लक्षण पर्व की बात भी होती है। 10 लक्षण पर्व पर्युषण पर्व के अंतिम दिन से प्रारंभ होने वाला पर्व है। और फिर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें 10 नियमों का पालन, 10 लक्षणों का पालन करने वाले व्यक्ति को संसार से मुक्ति मिल सकती है। सामने है क्षमा, विनम्रता, माया का विनाश, निर्मलता, सत्य, संयम, तप, त्याग, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है ना, चीजों को आप बेहतर होगा बढ़िया से देखिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ध्यान रखिएगा गलतियां ना हो यहाँ पर। और फिर भगवान बुद्ध का अपने परिवार, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल से मिलन का दृश्य अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रांकित है? बहुत ध्यान से बताइएगा। और गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 या फिर गुफा संख्या 21 या फिर गुफा संख्या 1? ध्यान रखिएगा, वो इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं और वो प्रश्न ऐसा भी है कि ये बताइए माँ और पुत्र का चित्रांकन, और बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। और ये है गुफा संख्या 17। ये पूछा गया है गुफा संख्या 1 में क्या है, ये आपको पता है, अवलोकितेश्वर पद्मपाणि। गुफा संख्या 16 में क्या है, गुफा संख्या 21 में क्या है, आगे आपको मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर ये रिमार्क देख सकते हैं कि गुफा संख्या 1 में भगवान बोधिसत्व अवलोकितेश्वर पद्मपाणि चित्रांकित हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। अब ये सारे प्रश्नों को मिला दिया है यहाँ पे, एनसीईआरटी का प्रश्न है, सामने आप देख पा रहे हैं। मैं यहां तक लेके आता हूं इसको ऐसे। अभी मैंने आपको बताया कि अजंता की गुफा संख्या 1 पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है ना, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, आपकी सुविधा के लिए आप इसको बढ़िया से पढ़ सकें, समझ सकें और याद रख सकें, सारे ऑप्शंस सामने सामने रख दिए हैं मैंने, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहां से प्रश्न लगातार आए हैं। अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रशाला इसको कहा गया है, पहली बात है। माँ और पुत्र का चित्रांकन है, तो वो माँ यशोधरा है और पुत्र राहुल है। गुफा संख्या 10 में क्या है, जातक कथाओं का चित्रांकन हुआ है। और गुफा संख्या 9 में 16 उपासकों के द्वारा भगवान बुद्ध का पूजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, गलती ना हो, सारी चीजें सामने सामने। 16 नंबर में मरणासन राजकुमारी है, कई बार ये पूछा गया है, तदनुसार आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये बहुत अच्छा है, एक तो आपको ये पता चल गया चित्रशाला किसे कहा गया है, अजंता की गुफा में। अब यहाँ पर ये देखिए मध्य प्रदेश, पहले देखिए धार जिले में है और विंध्य पर्वत श्रेणी में है। और वो गुफा कौन सी है, बाघ की गुफा है। कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं, 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं। आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न मैंने एक साथ कलेक्ट कर दिए हैं। अब ये कह रहे हैं कि गुफा संख्या, किस गुफा संख्या को रंग महल के नाम से जाना जाता है। ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न, इतने सरल और इतने बेहतरीन प्रश्न है, आपको ध्यान देना चाहिए। गुफा संख्या 9 5 1 4। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कौन सी गुफा रंग महल कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। यहाँ पे गुफा संख्या 4 ऑप्शन सही है, गुफा संख्या 4। अब आगे देखिएगा, ये थोड़ा सा रिमार्क है यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, बाघ की गुफाओं को 1818 में किन्होंने खोजा था, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। उनका नाम है डेंजरफील्ड, अच्छे से पता है। अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा गया है, अभी आपको फिर बताया, फिर से बता रहे हैं। और क्योंकि इसी गुफा में जातक कथाओं के सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। और अभी बात हो रही है रंग महल की, तो आपको पता चल गया कि वो बाघ गुफाओं की गुफा संख्या 4 को रंग महल कहा गया है। तो चित्रशाला और रंग महल को दोनों को साथ में लगा दिया है, ताकि ये भविष्य की जो परेशानी है, गलतियां हैं, ये ना हो। विनम्रता पूर्वक में मतलब ये चाह रहा हूं कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे परीक्षा में। अब आप ये समझ लीजिए कि वो रटे हुए और पुराने परंपरागत प्रश्नों का आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा रोल होने वाला है नहीं, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर अब चूंकि हम लोगों के पास काफी लंबा समय मिलेगा परीक्षा के लिए, अभी कुछ घोषणा हुई नहीं है, परीक्षा जुलाई के लास्ट में हो या अगस्त में हो, जब भी हो,
अब आपके पास एक समय लगभग 1.5-2 महीने का समय है। ये हम लोगों की एंशियंट हिस्ट्री की अमृत संजीवनी है। टॉपिक वाइज 3000 ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है। कठिन प्रश्नों की इसमें व्याख्या भी दी हुई है। 3000 प्रश्न है अमृत संजीवनी के नाम से। आप इसको अपने अध्ययन में, अपने रिवीजन में शामिल कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही हम लोगों की एक, आप देख पा रहे हैं, ये मेडिवल हिस्ट्री की अमृत गंगा है और इसमें 2500 प्रश्न है टॉपिक वाइज। कठिन प्रश्नों की विस्तार से व्याख्या है। बहुत सारे छात्रों ने इन पुस्तकों को मंगाया है और बहुत मतलब संतुष्ट छात्र। ये आपकी मॉडर्न इंडिया की अमृत मंजरी के नाम से है। 2000 प्रश्नों का संकलन है और आप देख पा रहे हैं ये हम लोगों की क्लास से लगभग जो सिलेक्शन हुआ है पिछले बैच में छात्रों का चित्र है इसमें क्लास में, जो पिछले बैच में छात्र सिलेक्शन पाए। तो फिलहाल आप चाहें तो इन पुस्तकों को, इन प्रैक्टिस सेट को अपने अध्ययन सामग्री में आप शामिल कर सकते हैं। बेहतरीन प्रश्न है। आप देखिएगा, किस राजपूत शासक को मध्य युग का विक्रमादित्य कहा गया है? प्रतिहार शासक मिहिर भोज, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, परमार शासक भोज या फिर गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र। ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है कि किस राजपूत शासक को मध्य युग का विक्रमादित्य कहा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, गलती मत करिएगा। मिहिर भोज को चुन लें या फिर आप पृथ्वीराज चौहान को चुन लें, गलती हो जाएगी। यहाँ पर ये परमार शासक भोज है। ध्यान रखिएगा, इन सब प्रश्नों से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पर रिमार्क में दे देता हूँ। आप देखिएगा, बहुत कॉमन प्रश्न है, आपने खूब पढ़ा है, खूब समझा है, खूब जाना है। वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। विक्टर जैकमा ने महाराजा रणजीत सिंह को भारत का नेपोलियन कहा है। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न पूछे गए। लेनपुल ने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी आपको पता है। वी.ए. स्मिथ ने चोल शासक राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन का। इतने सारे प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। कश्मीर के शासक हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा गया है। कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ को भारत का सिकंदर कहा गया है और परमार शासक भोज को मध्य युग का विक्रमादित्य कहा गया है। इतने सारे प्रश्न आप देखिएगा। शातकर्णी प्रथम की उपाधि दक्षिणापथपति है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की उपाधि दक्षिणापथेश्वर है। दक्षिण भारत का अशोक अमोघ वर्ष है और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय को दक्षिणापथ का ईश्वर कहा गया है। ये प्रश्न भी पूछा गया है और इसमें छात्रों ने कृष्ण प्रथम को लगा दिया था। फिलहाल अगले प्रश्न पर फोकस करेगा। ये कह रहे हैं कि किस यूरोपीय यात्री ने वाराणसी की तुलना, बनारस की तुलना एथेंस या यूनान से की है? वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का एथेंस कौन सा है? वो वाराणसी है। थॉमस रो, पीटर मुंडी, फ्रांसिस वर्नियर और एडवर्ड टेरी। सरल प्रश्न है और इस प्रश्न को गलत मत करिएगा, कई बार पूछा गया है। ये वही फ्रांसिस वर्नियर है जो शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी है। इसकी पुस्तक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आगे के प्रश्नों को देख लीजिए, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को निस्तेज करते हुए दिल्ली पर पुनः अधिकार स्थापित करने के कारण किस कमांडर को भारत की पुनर्विजय का संयोजक और उद्धारक कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। कैप्टन यूरोस, जॉन लॉरेंस, जॉन निकलसन या फिर जॉन एंचिसन। जॉर्ज एंचिसन। ध्यान दीजिएगा, गलती ना हो। और अगर कहीं पर आप कैप्टन यूरोस की तरफ जा रहे हैं तो गलती हो सकती है और ये जॉन लॉरेंस है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली पर कब्जा करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैप्टन यूरोस की आखिरी लड़ाई आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई की शहादत पर कैप्टन यूरोस भी अपना हेड उतार देता है। यह स्टेटमेंट कई बार पूछा गया कि ये बताइए किसने कहा कि यहाँ पर वो महिला सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? वो कैप्टन यूरोस हैं सर। तो अब देखिएगा अगला प्रश्न, फिर बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। देखिए कितने कितने शानदार प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे नहीं। सर एस.एन. चंद्रावरकर ने दादाभाई नेहरूजी के लिए किस उपाधि का प्रयोग किया है? भारत का ग्लैडस्टन, भारत के वयोवृद्ध पितामह मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्लैडस्टन ऑफ इंडिया, या फिर पारसी धर्म के पैगंबर, या फिर भारत का वादा, दी प्रॉमिस ऑफ इंडिया। और ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमेशा की तरह ये प्रश्न बहुत निर्णायक हो सकता है और ध्यान रखिएगा, तुक्का मत लगाइएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बिल्कुल भी नहीं। और वो कहते हैं कि पारसी धर्म के जो प्रवर्तक हैं जोरस्टर, दरथुस्त्र उनका अवतार, पैगंबर के अवतार। तो फिर ध्यान दीजिएगा, भारत का ग्लैडस्टन भी कहा गया है। भारत का ग्लैडस्टन, इंडियन ग्लैडस्टन कितने लोगों को कहा गया है? और फिर ध्यान रखिएगा, ये दी प्रॉमिस ऑफ इंडिया, ये भी दादाभाई नेहरूजी।
आप देखिएगा चंद्रावरकर ने उन्हें जरथुस्त्र का अवतार कहा है। और फिर देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अर्स्किन पैरी उन्हें भारत का वादा, द प्रॉमिस ऑफ इंडिया कहते हैं। और फिर एक बड़ी बात है, गोखले कहते हैं कि यदि मनुष्यों में कहीं देवत्व है, ईश्वरत्व है, तो वो दादा भाई नेहरूजी में। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया देख रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं। और ये देखिएगा, ये बहुत बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में अगस्त 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन, जिसमें मैडम भिकाजी कामा ने वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एवं सरदार जी राणा के साथ भाग लिया था। मतलब वहां पर वो मैडम अकेली नहीं थी, क्रांतिकारियों की मां, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनर्स, ध्यान दीजिएगा, मैडम भिकाजी कामा उस समय अकेली नहीं थी, उनके साथ दो लोग और थे, दो सहयोगी, एक तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और सरदार सिंह राणा। इतना बढ़िया बढ़िया प्रश्न है भाई। और वहीं पर उन्होंने स्वतंत्र भारत का वो तिरंगा झंडा फहराया था। वो अधिवेशन कौन सा था? पहला, चौथा, दूसरा और पांचवा। ध्यान दीजिएगा, पहला, चौथा, दूसरा और पांचवा, और बिल्कुल पहला नहीं है और बिल्कुल भी चौथा नहीं है सर, ये दूसरा अधिवेशन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता चल रहा होगा कि सर ये तिरंगा झंडा कैसा रहा होगा, तो तिरंगे झंडे के बारे में भी थोड़ा हम आपको बता देते हैं। हरी, पीली और लाल पट्टियों वाला तिरंगा है ये। ध्यान दीजिएगा, मैडम का जो झंडा है, मैडम भिकाजी कामा का झंडा है, वो देखिएगा, वो हरी, पीली और लाल पट्टियों वाला तिरंगा है। झंडे के बीच में पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था, मतलब पीली पट्टी बीच में है। हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल अंकित हैं, जो भारत के 8 प्रांतों के प्रतीक हैं, तथा लाल पट्टी पर बने सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह जो है हिंदू और इस्लाम के प्रतीक है, हिंदू धर्म और इस्लाम के प्रतीक हैं। कितनी बढ़िया बात है। फिलहाल देखिएगा, बहुत अच्छा है ये भी हमेशा की तरह। बंगाल में किस नेता ने स्वयं को सविनय अवज्ञा आंदोलन से अलग रखा? चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आशुतोष मुखर्जी। ध्यान रखिएगा, गलती ना हो, चित्तरंजन दास भी नहीं है। अब देखिएगा, आशुतोष मुखर्जी बिल्कुल नहीं है। तो अब इन दो में से आप ध्यान रखिएगा, और वो है रविंद्रनाथ टैगोर। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है सर, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात हो रही है, नमक आंदोलन की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप को अलग रखते हैं इस आंदोलन से, नमक आंदोलन से उन्होंने अपने आप को अलग रखा। और एक खास बात ध्यान दीजिएगा, विदेशी वस्त्रों की जो बहिष्कार वाली वस्त्रों की जो होली जलाई गई थी, उसका भी विरोध आपको ध्यान दीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। फिलहाल यहां पर देखिएगा, ये स्टेटमेंट है रविंद्रनाथ टैगोर का। वो कहते हैं कि गांधी की राष्ट्रवादी राजनीति, बहिष्कार, नागरिक अवज्ञा आदि का विरोध करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, इस प्रकार के राष्ट्रवाद की प्रकृति विश्व मानवतावाद एवं सर्वदेशवाद की विचारधारा के विरुद्ध है, जो साम्राज्यवाद की ओर उन्मुख होता है। टैगोर ने स्वयं को सविनय अवज्ञा आंदोलन से अलग रखा। टैगोर पूर्व और पश्चिम के बीच बेहतर संबंधों के पक्षधर थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं, ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों का सिलेक्शन हम लोगों ने किया है। ये आपकी अमृत मंजरी है, टॉपिक वाइज 2000 प्रश्नों का संकलन है। और जैसे ही आप एक्सप्लेनेशन यहां पर देख रहे हैं, वैसे ही रिमार्क के रूप में कठिन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। 2000 प्रश्न है, आप चाहे तो भी आपके पास काफी समय है, आप इनको अपने रिवीजन में शामिल कर सकते हैं। मृदगंधा 2500 प्रश्न है, 2500 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन मेडवल इंडिया, और फिर एंशिएंट इंडिया का ये आपका अमृत संजीवनी है, और ये 3000 प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है। आप स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप इन नंबरों पर जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। फिलहाल तो आगे हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। फिर यहां पर ये देखिएगा, तरुण राम फूकन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया, जबकि एनसी बारदोलोई तटस्थ रहे। ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न बने हैं ऐसे। अब देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न, डचों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी कहां बनाई? 1627 में पिपली में, 1651 में हुगली में, 1654 में चंद्रनगर में, या फिर 1698 में कोलकाता में। और मुझे लगता है कर लेना चाहिए सर, डचों ने बंगाल में पहली कोठी 1627 में पिपली में बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डचों की भारत में पहली कोठी कहां बनती है? तब जवाब हो जाएगा 1605 में मछलीपट्टनम में। वो कह रहे बंगाल में पहली कोठी कहां बनी, बंगाल में पहली कोठी कहां बनी, डचों की कहां बनी। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि डचों की, अंग्रेजों की, फ्रांसीसियों की अपनी पहली कोठी, दक्षिण भारत की पहली कोठी, बंगाल की पहली कोठियां कहां बनी, डेट वाइज आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अगले प्रश्न की तरफ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि नारायण की पुस्तक हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? 4 ऑप्शन है आपके पास, विलियम जोन्स है, चार्ल्स विल्किंसन है, और मैक्स मूलर है, और ओल ब्रुक है। जल्दी से बता दीजिए
कौन है? नारायण की पुस्तक हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? नारायण की पुस्तक हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स तो नहीं है, मैक्स मूलर भी नहीं है, चार्ल्स विल्किंसन है। ध्यान रखिएगा, चार्ल्स विल्किंसन एक और पुस्तक के लिए बहुत विशेष तौर पे जाने जाते हैं और आपके पास यहाँ पर रिमार्क है श्रीमद् भगवद गीता, चार्ल्स विल्किंसन। ध्यान दीजिएगा। और हितोपदेश का भी अंग्रेजी अनुवाद किया है। और ये बात बहुत अच्छी है कि कैनिंग के शासनकाल में, ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड का वो अर्थशास्त्री भारत आया जिसे देश की आर्थिक पुनर्व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया था। कैनिंग के काल में जॉन विल्सन, लॉरेन हुड, एंडी हेलन या फिर पॉल डेल्स, 4 नाम है आपके पास और देख के मुझे बताइएगा। और यहाँ पर तुक्का मत लगाइएगा। और बड़ा सरल प्रश्न है और कठिन भी है। अगर नहीं आता है तो कठिन है। सरल और कठिन प्रश्न होते नहीं। अगर आपको आता है तो सरल है और नहीं आता है तो कठिन है। और अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही चुनिंदा प्रश्नों को लेकर हम लोग हमेशा से आपसे जुड़े हुए हैं। और जॉन विल्सन 1859 में भारत आए थे, ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर देखिएगा ये कह रहे हैं कि भारत विभाजन को किसने सांप्रदायवाद के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण की संज्ञा दी? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, चौथराम गिडवानी, पुरुषोत्तम दास टंडन या फिर मौलाना हफीजुर रहमान। और ध्यान दीजिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन बिल्कुल मत चुनिएगा। और यहाँ पर जवाब सही है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। मैं बहुत जल्दी जवाब दे रहा हूं ताकि आपको बहुत अपना मस्तिष्क यूज करने का समय मिले। और तुरंत अगर क्लिक होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूं। आप भी खाली मत बैठिए। और ये देखिएगा कौन से उपनिषद में दीक्षांत समारोह का उल्लेख मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मंडूक उपनिषद या फिर तैत्तिरीय उपनिषद। और देखकर बताइए फटाफट जल्दी से किस उपनिषद में मिलता है। और बिल्कुल 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 बृहदारण्यक उपनिषद को चुनने की जरूरत नहीं है सर। और यहाँ पर जवाब है तैत्तिरीय उपनिषद। ध्यान दीजिएगा, दीक्षांत समारोह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और हो सकता है कि इसमें से एक आध प्रश्न कभी ना कभी कहीं ना कहीं भविष्य की किसी परीक्षा में रिपीट हो जाए। और इसको देखिएगा थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं ये चारों ऑप्शन ताकि आप बेहतर ढंग से देख पाए। आप देख के बताइए ऐतरेय ब्राह्मण कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो रहा है? तो देखिएगा इंद्राभिषेक का जो कॉन्सेप्ट है, दशम पुरुष राज्य का वर्णन, तो ये 3 वाला यहाँ पे डाल दीजिए। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है तो यहाँ पर देखिए वंश नर्तन एवं कर्मकांड, यहाँ पे 4 डाल दीजिए। ऋग्वेद क्या कहता है? पुरुष सूक्त और वरुण सूक्त, तो यहाँ पर 1 नंबर डाल दीजिए। पुरुष सूक्त आपको पता है दशम मंडल में है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव और गौतम राहुगण की जो कथा है वो आती है, तो यहाँ पर 2 डालिए। हमेशा आप नंबरिंग करके ही मैच करिएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे 3 4 1 2 आ रहा है। 3 4 1 2 जहां भी होगा वहां पर आप चुन लीजिएगा 3 4 1 2, यानी कि तद अनुसार सी वाला ऑप्शन आ रहा है। आगे देखिएगा, इसको भी हम ऊपर तक कर दे रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठ उपनिषद और मुंडक उपनिषद। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि फाइनली कहां मिलता है? तो सर ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तत्त्वमसि, वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। बृहदारण्यक उपनिषद में असतो मा सद्गमय प्रार्थना मिलती है। बिल्कुल ठीक बात है। पहली बार ये प्रार्थना कहां मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। कठ उपनिषद में आत्मा की अमरता का सिद्धांत, यानी कि वो यम और नचिकेता का संवाद है। और मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते। तदनुसार ये 1 2 3 4 बढ़िया है और लगा दिया है सीधे सीधे। आप देख लीजिएगा ऐसे सरल प्रश्न गलत ना हो, ठीक है? तो 1 2 3 4 अब आप देखेंगे वहां पे जो भी आ रहा होगा ऑप्शन 1 2 3 4 सी नंबर पे है, ठीक है? आगे देखिएगा, ब्रह्म आत्मा एकम एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। अब हमें लगता है कर लेंगे और तुरंत कर लेंगे। ये कह रहा है कि छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या फिर बृहदारण्यक उपनिषद। फिर ब्रह्म आत्मा एकम, यानी कि वो अद्वैतवाद की बात हो रही है। और जब एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद। तत्त्वमसि, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ, सर्व खलविदम ब्रह्म, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म आत्मा एकम। ये सारी संकल्पना जो अद्वैतवाद का पोषण करती है विकसित रूप में छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। गलती से भी आप बृहदारण्यक उपनिषद को मत चुनिएगा। फिलहाल आपको जाने से पहले विनम्रता पूर्वक एक बार मैं फिर से बता देता हूं, हम लोगों की ये एंशिएंट इंडिया की एक पुस्तक प्रैक्टिस सेट के रूप में 3000 प्रश्नों का संकलन है, टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की विस्तार से व्याख्या दी हुई है। इसी तरह मेडवल इंडिया का 2500 प्रश्नों का अमृत गंगा के नाम से ये प्रैक्टिस सेट प्रकाशित हुआ है। आप इसे मंगा सकते हैं।
और मॉडर्न इंडिया का ये हम लोगों का एक अमृत मंजरी के नाम से है, 2000 प्रश्नों का संकलन है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या है और हम लोगों की एक एनसीईआरटी पर आधारित प्रयागराज में टेस्ट सीरीज का आयोजन भी चल रहा है। आप अगर दूर हैं, प्रयागराज में नहीं है, तो आप ये एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न पत्रों का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं वो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल आज हमें आप विदा दें। धन्यवाद, नमस्कार।